गृह विज्ञान कक्षा 10 का पेपर, कम से कम 35 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा ही आएगा, ये मान लो पक्का ही है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ और वाह। आ में कुल 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। OMR शीट को उत्तर भरने के बाद गोले को काटे नहीं, इरेजर से मिटाए नहीं, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। खंड बा 50 अंक का होगा। तो खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हैं, उनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 70% होती है। कितनी परसेंट होती है? तो 70% होती है। निम्न में सबसे सुरक्षित चेक कौन सी है? तो ये दोनों सुरक्षित चेक हैं। मिल्टन क्लॉथ क्या है? सूती कपड़ा। क्या है ये? सूती कपड़ा। पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य क्या है? तो प्रयुक्त सभी। अब 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 20 का भाग 300 देना, 15 उत्तर इसका आ जाएगा। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग नहीं है, तो वो है क्या? आपका टीबी। तब ये देगा, सूती तंतु प्राप्त होता है, तो वनस्पति से प्राप्त होता है सूती तंतु। चेचक रोग फैलता है, तो चेचक रोग फैलता है हवा द्वारा, यानी वायु द्वारा। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो बर्फ की टोपी प्रयोग की जाती है ठंडे स्पंज में। अम्लीय वर्षा किन गैसों से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों से होती है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो फुफ्फुस में होती है रुधिर की शुद्धि। रुधिर क्षमता कौन अंग है? तो वह किडनी। रुधिर पंप कौन करता है? तो हार्ट करता है पंप। प्याज की पोल्टिस बांधनी चाहिए? तो सभी पर, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो यह रेडियोधर्मी प्रदूषण का। क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो कार्बोज। कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। गा उत्तर सही है इसका। निम्नलिखित में विटामिन जल में घुलनशील कौन है? तो जल में विटामिन सी घुलनशील है। और वसा में विटामिन कौन से घुलनशील होते हैं? तो याद रखो, शुद्ध केड़ा, KEDA, ये वसा या तेल में घुलनशील विटामिन है। क्या में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील। बाकी सब विटामिन पानी में घुलनशील होती है, यानी जल में घुलनशील होती हैं। तो वसा में घुलनशील है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इनको याद रखना फॉर्मूला को। एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है, तो 72 बार होती है 1 मिनट में। अतिसार के रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, तो ये हो जाती है जल की हो जाती है। क्या हो जाती है? जल की हो जाती है कमी। अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो टूर्निकेट लगाते हैं इसमें। क्या? गा नंबर सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति प्रति मिनट होती है, तो ये 16 से 18 बार। ये सही है इसका, सही है इसका। अब आता है पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? परिवार की आय और व्यय, यानी कि जो धन आया है, कमाया है, और जो खर्च हुआ है, उसका लेखा जोखा रखना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ओजोन परत हमें हानिकारक विकिरणों से बचाती है, हमें कैंसर से भी बचाती है। तो ये लिख देना है। कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नंबर 1, कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कपड़ा कम पड़ जाए, ऐसा तो नहीं जिसका सिलना है उसके लिए वो ज़्यादा पड़ जाए। तो ये है। 24 नंबर, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? तो इसकी हेडिंग डालनी है उद्देश्य। हेडिंग डालेंगे क्या? उद्देश्य। फिर लिखेंगे नंबर 1, भोजन सुपाच्य हो जाता है। नंबर 2, भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 3, भोजन सुगंधित हो जाता है। दवा पिलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो नंबर 1, रोगी को सही स्थिति में लेटा लेना चाहिए। यदि दवा पिलाने वाला रोगी बच्चा है, तो उसे दवा या गोली बांटकर खिलाना चाहिए। और दवा कड़वी है, तो उसे गले में रखकर सीधा निकल जाना चाहिए। अब 26 नंबर, तापमान लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तापमान लेते समय थर्मामीटर को सही तरीके से लगाना चाहिए। नंबर 2, तापमान लेते समय रोगी की कांख में थर्मामीटर को दबा देना चाहिए। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। पासबुक एवं चेकबुक में क्या अंतर है? तो पहले हेडिंग डालेंगे पासबुक। तो पासबुक क्या है? जिसमें खाता धारक का नाम, पता, खाता संख्या, लेन देन की पूरी जानकारी हो, उसे पासबुक कहते हैं।
नंबर 1 चेक बुक। चेक बुक एक ऐसी पर्ची है जिसमें खाता धारक बिना पासबुक के पैसे निकाल सकता है। चेक बुक में एक साधारण फॉर्म टाइप का होता है और उसमें खाता नंबर लिखा होता है। उसमें सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर करके बैंक में जमा करना होता है, जहाँ से बैंक हमें पैसे निकाल कर दे देती है। इसमें पासबुक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया 27वां क्वेश्चन। अब 28वां क्वेश्चन है हड्डी की टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन करिए। तो हड्डी की टूट, जब हड्डी टूट जाती है तो जिस स्थान से हड्डी टूटती है वहाँ पर असहनीय दर्द पैदा हो जाता है और सूजन भी आ जाती है। सूजन भी आ जाती है। हो सकता है हड्डी ज़्यादा टूट जाए तो वहाँ से ब्लड भी निकलने लगता है। रोगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये इसके लक्षण हैं। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है प्राथमिक उपचार। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? रोगी जिस अवस्था में आराम महसूस करे उसे उसी अवस्था में लिटा देना या बैठा देना चाहिए। नंबर 2, हड्डी टूट वाले भाग को सीधा रखना चाहिए ताकि उस पर कोई वजन ना पड़े। नंबर 3, रोगी को सांत्वना देनी चाहिए कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से मोच में, जब मोच आ जाती है तो इसमें भी असहनीय दर्द होता है। मोच वाले स्थान पर सूजन आ जाती है और रोगी बेचैन होने लगता है। इसके प्राथमिक उपचार में वही है कि सबसे पहले तो अच्छे डॉक्टर तक ले जाना चाहिए। रोगी को इस अवस्था में लेटाना चाहिए जिस अवस्था में उसे आराम हो। बिल्कुल सेम टू सेम उपचार करना है इसका और इसका। और फिर अच्छे डॉक्टर तक को दिखाना चाहिए, योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। इस तरीके से 4-5 इसके अंतर बन जाएंगे, उपचार बन जाएंगे। हेडिंग डालना है प्राथमिक उपचार। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू पीने से हमारे फेफड़े में टार जम जाता है, जिसकी वजह से हमें अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे तपेदिक, जुखाम, खांसी, बलगम बनना आदि चीज़ें आने लगती हैं और हमारे फेफड़ों में दाग पड़ जाते हैं। यह इसका 29 का आंसर हो गया। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना। तो उबालने वाली विधि का आप अपनी बुक से पढ़िए, क्योंकि उबालने में जो विटामिन्स होते हैं सबसे कम नष्ट होते हैं। तलने में ज़्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं। उबालने में हम सब्जी को इनडायरेक्टली कढ़ाई में या भगोनी में रखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते जाएँ तो आता ही होगा। प्रतिरोधक क्षमता क्या है? प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो शरीर में रोगों को पनपने नहीं देती। मतलब है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, या जीवाणु विषाणु से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है अर्जित और एक होती है अनार्जित। मतलब एक जन्म से आती है और एक जन्म के बाद मिलती है। तो एक होती है सक्रिय और निष्क्रिय, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो अर्जित क्षमता होती है, जो जन्मजात आती है, तो मम्मी-पापा से मिलती है। और जो प्रकृति द्वारा ली जाती है, लगवाया तो हमें प्रतिरोधक क्षमता मिल गई। जैसे कोई रोग हुआ और हम टीका लगवाया, बीसीजी का वगैरह-वगैरह, तो ये क्षमता हमें बाहर मिलती है। इस प्रकार से हम नंबर 1 प्रतिरोधक क्षमता को 2 प्रकार से समझा सकते हैं। नंबर 1 है निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता होती है जो जन्म से आती है और हमें मम्मी-पापा द्वारा मिलती है। यदि रोग होता है तो जो अपने आप खत्म हो जाता है, तो प्रतिरोधक क्षमता में वो अर्जित प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक होती है निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता। तो निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता हमें टीकों द्वारा मिलती है। जैसे कोई रोग हो गया, टाइफाइड हो गया या कुछ हो गया, तो ये हमें टीकों द्वारा या इंजेक्शन द्वारा जो हमें क्षमता मिलती है, उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा क्षमता से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब दीर्घोत्तरीय पर चलेंगे हम। तो दीर्घोत्तरीय को कैसे समझेंगे? पारिवारिक आय क्या है? पारिवारिक आय वह आय है जो हमारे समस्त समस्त स्रोतों से जो हमें लाभ होता है, उसे हम पारिवारिक आय कहते हैं। जैसे खेती से जो कोई लाभ होता है, या दुकान से कोई लाभ होता है, या किसी अन्य साधन द्वारा हमें लाभ होता है, तो पारिवारिक आय कहलाती है। अब पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है? पारिवारिक आय
प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, 2 प्रकार की होती है पारिवारिक आय। प्रत्यक्ष आय क्या है? जो सीधे-सीधे हमें पैसे मिलते हैं, जैसे कमरा किराया या कोई चीज़ बेची जाती है तो रुपया मिलता है, तो होती है प्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय क्या है? तो अप्रत्यक्ष आय वह आय है जो हमें सीधे-सीधे ना मिल कर के कहीं और से मिले। जैसे हम खेत पे अनाज उ खेत पे अनाज उगाते हैं और उस अनाज को घर में रखते हैं, वो अप्रत्यक्ष आय हो जाती है, जिसमें हमें सीधे-सीधे पैसे नहीं मिलते हैं। इनके स्रोत क्या हैं? पारिवारिक आय के स्रोत प्रकार तो बता दिए, अब स्रोत क्या हैं? तो स्रोत है कृषि, दुकान, कमरा किराया और वगैरह-वगैरह कोई भी होती है। अब गृह गणित क्या है? गृह गणित ये है जिसमें गृह के बारे में आय-व्यय का लेखा-जोखा या ब्याज, पैसे-दाम का लेन-देन, इसके बारे में जो करते हैं वो गृह गणित कहलाती है। इसका क्या महत्व है? अगर ये गृहिणी को आने लगी तो छोटा-मोटा हिसाब वो लगाने लगती हैं, तो इसके बारे में आप विस्तार लिख सकते हैं। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ हैं? तो घर में सिलाई करने से गृहिणी को समय की बचत, धन धन की बचत, कपड़े की बचत और सभी की बचत हो जाती है। एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान क्यों होना आवश्यक है? यदि गृहिणी को सिलाई करने का ज्ञान होगा, तो सारे कपड़े अपने बच्चों के कपड़े, अपने पति के कपड़े, अपने घरवालों के कपड़े घर पर ही सिलेगी, जिससे धन भी बचेगा और कपड़ा भी बचेगा, समय भी बचेगा और परेशानी भी बचेगी। तो इसके बारे में डिटेल लिख देना है। अब अथवा में है नाप लेने की क्या विधियाँ हैं? तो नाप लेने की खड़े होकर नाप लेना, बैठकर नाप लेना, तो विस्तार नाप लेने की विधियाँ विस्तार की। रोगी का आहार तैयार करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? विस्तृत वर्णन कीजिए। तो रोगी का आहार तैयार करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो नंबर 1 बात है कि रोगी के आहार सुपाच्य होना चाहिए। नंबर 2, रोगी का आहार तरल होना चाहिए, जो आसानी से पच जाए। रोगी का आहार उसकी बीमारी के अनुरूप होना चाहिए। यदि उसे जो बीमारी है, उसी तरीका का क्या होगा उसे आहार दिया जाए। रोगी को आहार तैयार करते समय हमें साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। बालों को बाँध कर रखना चाहिए, कपड़ों को साफ एवं शुद्ध रखना चाहिए और बर्तनों को भी साफ-शुद्ध रखना चाहिए। अच्छे बर्तनों में खाना बनाएँ, उसमें कीटाणु ना पनपें, गंदी जगह खाना मत बनाएँ, वगैरह-वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा गृह विज्ञान का पेपर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।